Hello friends, welcome back to the Curiosity Box. In this lecture we are going to see about super elevation. Last lecture we have already seen what is this centrifugal force and how it is act on the vehicle when we are moving on the horizontal curve. Okay, हमने ये देख रखा है। क्या देखा था हमने कि ये कोई horizontal curve है। इस horizontal curve पे देखो, इस इमेज में देखो, यहाँ पर एक व्हीकल मूव कर रही है। जब ये व्हीकल मूव कर रही होती है, यहाँ पर किस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। इसे काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे पास दो चीजें थी, एक थी इस व्हीकल का सेल्फ वेट एंड सेकंड थिंग इज दैट जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, लेटरल फ्रिक्शन बोलते हैं उसे, क्योंकि वो लेटरल डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। ठीक, ये दोनों उसे बैलेंस कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि क्या ये सफिशिएंट होते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी और जो व्हीकल है वो मूव कर रही है और जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली काउंटरएक्ट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी रोड है, जो भी हमारा हाईवे ऐसे था, ऐसे ही मूव कर रहा था ना वो, ऐसे, ओके। बट अब इसे क्या करना है, जब वो ऐसे था तो व्हीकल का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था वो काउंटर एक्ट नहीं कर रहा था, काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा था। अब हमें क्या करना है कि एक इस रोड सरफेस का प्लेन इस तरह से इंक्लाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कि उस प्लेन पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स होंगे, रिजल्टेंट फोर्स कहां पर, जो भी फोर्स एक्ट हो रहे होंगे उस व्हीकल पर, वो जीरो हो जाए। तो मैंने इस सरफेस को उठा के ऐसे कर दिया, ओके। अब जब इस पर व्हीकल मूव करेगी तो देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब व्हीकल इस पर मूव करेगी, इस इंक्लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ मैंने इंक्लाइन इसे ऊपर उठा लिया है, ठीक। अब व्हीकल इस पर मूव कर रही है तो यहाँ पर इसका व्हीकल का खुद का वेट भी है, फ्रिक्शन भी है, ओके। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस साइड है ना, इस साइड लग रहा है। तो इंक्लाइन अगर मैं इसे करता हूं तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस साइड आएगा, ओके, और एक इस साइड आएगा। क्लियर? वेट के भी दो कंपोनेंट आएंगे, वेट तो सीधा नीचे ही लगेगा ना ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक। तो इस प्लेन पर क्या होगा कि जो भी फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस डायरेक्शन में आ रहा है और वेट का इस डायरेक्शन में, ये दोनों खुद को काउंटरएक्ट कर लेंगे, काउंटर बैलेंस कर लेंगे। एक इस साइड नीचे लग रहा है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं एक डायग्राम के थ्रू, देखो यहाँ पर देखो, जब हमारी व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे चल रही थी और वो कर्व कैसी थी, लेवल थी, वो जो रोड थी वो लेवल थी, तो वहां पर वेट एंड फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट कर रहे थे, तो वो सफिशिएंट नहीं होते हैं प्रैक्टिकली। तो हमें क्या करना होता है, जो रोड होता है उसका सरफेस, आउटर सरफेस थोड़ा सा ऊपर उठा लेना होता है, ओके। तो यहाँ पर जो ये इंक्लिनेशन के साथ ये प्लेन रखते हैं, ये वाला प्लेन जिसका सरफेस रोड का, उस इंक्लिनेशन को बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन क्या है, ऐसे प्लेन को रखना है एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन द व्हीकल वो जीरो हो जाए। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो व्हीकल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, देखो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये एक डायग्राम, सबसे पहले हमारे पास ये कर्व थी, ठीक है। इंक्लाइन हो गई क्या? इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले तो ये जो लेवल था ये इंक्लाइन नहीं था, जब इस पर व्हीकल मूव कर रही थी तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था कुछ इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पर जो वेट लग रहा था और फ्रिक्शन लग रहा था वो सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखते हो तो क्यों नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से इस प्लेन को इंक्लाइन करना है कि उस प्लेन पर उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो भी फोर्सेस उस व्हीकल पे लग रहे हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाए। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि हमारी व्हीकल जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए।
तो मैंने इंक्लाइन कर दिया ए सरफेस, लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, थीटा के साथ मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। अब क्या होगा, ये व्हीकल मूव कर रही है मेरी ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक। इस व्हीकल का खुद का वेट, मतलब सबसे पहले देखते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा इस व्हीकल पर, दैट इज P which is equal to mv square by r, है ना। r is the radius of this curve, clear, ओके। तो देखो ये जो mv square by r यहाँ पर लग रहा है, इसका इंक्लिनेशन होगा कुछ इंक्लिनेशन के साथ ही तो लग रहा है वो वहां पर, है ना। और ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा होगा, किसका वेट, व्हीकल का, दैट इज इक्वल टू mg, ठीक, ओके। तो ये जो P फोर्स है, उस P फोर्स के भी कुछ कंपोनेंट है। देखो मैं इसके कंपोनेंट ड्रॉ करता हूं, ये अगर थीटा है तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा, इसका इस P का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा ना। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r cos थीटा, है कि नहीं, ओके। अब इसका सेकंड कंपोनेंट कहाँ आएगा, सेकंड कंपोनेंट कुछ इस तरीके से इस साइड आएगा, ये होगा mv स्क्वायर बाय r sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट sin थीटा होगा ना, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ वो cos होता है, क्लियर, ओके। अब ये जो वेट लग रहा है इसके भी कुछ कंपोनेंट हो गए। देखो ये अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा ना, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्लियर, ठीक। अब ये जो वेट है इसके भी तो दो कंपोनेंट हो गए, एक इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा, क्लियर, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक ठीक। यहां पर एक नॉर्मल भी लगेगा, क्यों, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, क्यों लगता है ये नॉर्मल, आप खुद बता दो, क्लियर, ठीक। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर डेवलप होगी, ओके। जब ये व्हीकल मूव कर रही है यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, वो डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा जो कि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ये जो कंपोनेंट है उसे रेजिस्ट करेगा। तो ये है F इंटू म्यू इंटू एन, F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ठीक। ये एक फोर्स हो गया फ्रिक्शन की वजह से, क्लियर, ठीक। अगर मैं कहूं कि ये जो सरफेस है मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है इस व्हीकल पर एक्ट कर रहा है वो जीरो है, दैट मींस मैं कह सकता हूं कि ये जो व्हीकल है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देखो यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो ये फोर्स है mg sin थीटा प्लस f, ये किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, है ना। मान लो मैं एक प्लेन बना देता हूँ xy कोऑर्डिनेट के थ्रू, आपको समझाता हूँ। ये x कोऑर्डिनेट है और ये x एक्सिस है और ये जो है ये y एक्सिस है। तो सिंपल वे में बताता हूँ, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 है, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम में है। तो मैं कह सकता हूँ mg sin थीटा, देखो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक है mg sin थीटा, दिस इज mg sin थीटा प्लस उसी डायरेक्शन में ना f वाला फ्रिक्शन वाला फोर्स, ओके, दिस इज f माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, ओके। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, क्यों, क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अज्यूम की है। क्योंकि मुझे ऐसा प्लेन बनाना है, ऐसा प्लेन इंक्लाइन करना है, इतना थीटा इंक्लाइन करना है कि उस प्लेन पर, उस सरफेस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0 हो। दैट मींस जो वो बॉडी होगी, जो व्हीकल होगी, उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो व्हीकल है वो इक्विलिब्रियम में होगी, ओके, y डायरेक्शन में भी होगी और x डायरेक्शन में भी होगी।
तो मैं यहाँ पर x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन क्या है? इस n इक्वल टू, अगर मैं समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करूँ, क्योंकि y डायरेक्शन में भी तो इक्विलिब्रियम में होगी है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? n इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। रिजोल्यूशन करना फोर्स का और उसके कंपोनेंट फाइंड आउट करना, ये आप लोगों को आना चाहिए। सिविल इंजीनियर हो तो फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हो। फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ लिया होगा, उसमें ये सब सारी चीजें पढ़ रखी है आप लोगों ने। ओके ठीक, एन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो मैं एफ बता सकता हूँ यहाँ से। एफ क्या होगा? एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू, इन ब्रैकेट क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो क्या आएगा ये इक्वेशन, ये आएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ की जगह पर ये वैल्यू रखनी है। ठीक, ये क्या है? म्यू, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, वो आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। इस टर्म को इस जीरो के साइड लेके चलता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। इस इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को मैं cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है, और ये थीटा ही क्या है हमारा? tan थीटा। इट इज इक्वल टू स्लोप, है ना? तो मैं इसे E भी कह सकता हूं। E कब कहूंगा? क्यों कब कहूंगा? जब मेरा वो जो थीटा है, उस थीटा इंक्लिनेशन पर जो भी प्लेन होगा उस रोड का, उस प्लेन पर जो भी बॉडी है उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, तब मैं उसे कहूंगा कि वो मेरा सुपर एलिवेशन है। ठीक ठीक, तो इस जो ये जो इक्वेशन आया है हमारा, इसे मैं डिवाइड कर देता हूं cos थीटा से ऑन बोथ साइड। तो इसको अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा? ये आएगा mg tan थीटा प्लस यहां पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दो तो ये आएगा म्यू mv स्क्वायर बाय r tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। यहाँ पर अगर cos थीटा से डिवाइड करूँ तो cos थीटा गेट कैंसल, तो ये आएगा म्यू इंटू एम जी। यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दो तो वो क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक, cos थीटा गेट कैंसल। ओके, अब जो कॉमन टर्म है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर tan थीटा कॉमन है, तो tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर? रुको एक बात करते हैं, tan थीटा को कॉमन नहीं लेना है। क्या करना है? देखो mg and this mg get we will take at a constant। ओके, तो यहां से मैं mg कॉमन ले लेता हूं। यहाँ ये टर्म देखो, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो इस टर्म में से मैंने mg कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? दिस इज tan थीटा प्लस म्यू। क्लियर? ठीक, अब ये जो mv स्क्वायर वाली टर्म है इसे मैं इस साइड लेके चलता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज mv स्क्वायर बाय r माइनस म्यू mv स्क्वायर बाय r tan थीटा। क्लियर? ठीक, अब यहां से मैं mv स्क्वायर बाय r कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा? -1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक ठीक, मैं इक्विलिब्रियम की अगर बात कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो दैट मीन्स वो क्या होगा? उस सरफेस पर जो भी फोर्सेस है वो 0 होगी। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0। तो मैं कह सकता हूं कि जो tan थीटा होगा वो सुपर एलिवेशन के बराबर होगा। दैट मीन्स इट इज अ सुपर एलिवेशन रिप्रेजेंटेड बाय E। ओके ठीक, तो यहां पर tan थीटा की जगह पर अब हमें E पुट करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस mg इन ब्रैकेट tan थीटा की जगह पे E पुट करना है प्लस म्यू। ओके, आगे क्या आएगा? दिस इज mv स्क्वायर बाय r
इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इंटू ई। ठीक, देखो यहां पर क्या आया है, म्यू इंटू ई। म्यू क्या है हमारा, लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू जनरली 0.15 होता है, ये मैंने बता रखा है ना। और जो सुपर एलिवेशन होता है ये जनरली 0.07 या फिर 0.04 0.00 ऐसे ही आता है। तो 0.00 इंटू समथिंग 0.15 वो तो 0.00 ही हो जाएगा ना। तो 1 माइनस जीरो करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीरो, तो वो अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आएगा, है ना। अगर तुम कोई टर्म है म्यू जिसकी वैल्यू 0.15 है, 0 पॉइंट समथिंग है ना, और ई की भी वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग, अगर 0 पॉइंट समथिंग इंटू 0 पॉइंट समथिंग कर रहे हो तो वो जीरो के पॉइंट ही में आएगा, दैट मींस 0.00 ऐसे कुछ आएगा। ठीक, अगर उसमें से तुम 1 माइनस करोगे तो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगा, उसकी वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेट ही आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं दिस 1 माइनस म्यू ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस mg into e plus mu इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। क्लियर, ठीक, तो यहां से ये m और एक m ये गेट कैंसल। ओके, तो मैं लिख सकता हूं ये g इधर लेके आता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा e प्लस म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक, ओके, ये v क्या है, ये डिजाइन स्पीड है उस व्हीकल की, है ना। ये डिजाइन स्पीड है उस व्हीकल की, ये किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। हमें उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था कैसे करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा e प्लस एफ इज इक्वल टू 0.278 v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g कितना होता है 9.81 इंटू आर। तो ये आ जाएगा निकल के v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 r। ठीक, तो ये इक्वेशंस हमें मिल गया है यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन 127 r। क्लियर, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताऊंगा आगे चल के। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर E क्या है, सुपर एलिवेशन है, और F क्या है, ये F लैटरल फ्रिक्शन है, लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट्स लैटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है जनरली 0.15। क्लियर, ठीक, V क्या है, डिजाइन स्पीड है। ओके, यहाँ पर kmph में ही वैल्यू रखनी है सारी। ओके, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है इन मीटर पर सेकंड। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर। ओके, तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर सुपर एलिवेशन। क्लियर, तो यहां से मैं E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, और E की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैं tan थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, और tan थीटा इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि मुझे थीटा मिल जाए। तो थीटा जो मिल गया है उसी के इंक्लिनेशन में मैं इस सरफेस को रोटेट करूंगा, उसी को मैं रोटेट करूंगा, उस सरफेस को रोटेट करूंगा। ठीक, कितना, बाय सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन कितना है, E इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो वहां से थीटा मिल जाएगा। ये थीटा मुझे इस तरीके से यहाँ पर रखना है कि उस प्लेन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। समझ में आ गया, ओके, ठीक। देखो आप यहां से E तो कैलकुलेट कर लोगे, बट IRC क्या बोलता है, IRC ने कुछ वैल्यूज रिकमेंड कर, मतलब वैल्यू बता रखा है कि डिपेंड ऑन द टोपोग्राफी IRC हैज गिवन सम वैल्यूज। ओके, ठीक, तो टोपोग्राफी में कौन कौन सी चीजें आती है, एक आएगा कि प्लेन सरफेस हो। ठीक, तो एक एक के बात करते हैं। तो IRC ने क्या कहा, अगर प्लेन एरिया है फॉर प्लेन एरिया, इन दैट केस जो E होगा सुपर एलिवेशन वो 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा, ये IRC ने कहा, इंडियन रोड कांग्रेस ने। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, फॉर हिली एरिया, हिली एरिया के लिए भी उन्होंने वैल्यूज दी थी। फॉर हिली एरिया
हिली एरिया के केस में उन्होंने कितना दिया सुपर एलिवेशन? 10%। 10% से ज्यादा सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्या बताया उन्होंने? फॉर अर्बन एरिया, अर्बन के लिए भी दे दिया, फॉर अर्बन एरिया ई शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%। क्लियर? तो ये आईआरसी ने कुछ वैल्यूज रिकमेंड की थी। ओके, तो ये जो वैल्यूज है ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप प्रॉब्लम डिजाइन करोगे फॉर सुपर एलिवेशन के लिए, तो ये जो वो डिजाइन आप डिजाइन करोगे तब आप जब कैलकुलेट करोगे सुपर एलिवेशन ई, तो वो जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन एरिया के लिए बोला है तो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो वैल्यू इस प्लेन एरिया के लिए जो रिकमेंड कर चुके हैं आईआरसी, वो उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स मैं ई कैलकुलेट करता हूं किसी भी प्रॉब्लम में और वो आती है मेरी 8%। ओके, 8% आती है, तो ये क्या हो गया? फॉर प्लेन के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर प्लेन एरिया के लिए। बट आईआरसी ने रिकमेंड कर रखा है फॉर प्लेन एरिया क्या है? E इज इक्वल्स टू 7%। तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 7% हो गया। तो ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें प्रोवाइड करना होगा E कैलकुलेटेड एज 7% ओनली। ठीक, इतना प्रोवाइड करना है। डिजाइन का ये डिजाइन स्टेप में आता है सारा। ठीक, इसकी भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। Okay, so let's start with the design of super elevation. आपको ये समझ में आ गया ना मैंने जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर कैलकुलेट करा है, क्यों कैलकुलेट करा है ये बताया मैंने। यहाँ पर देखो, जब हमारा, फिर से बता देता हूँ, जब हमारा रोड जो है, हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो प्लेन है। ओके, प्लेन है, तो जब व्हीकल मूव करेगी उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटसाइड डायरेक्शन में। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो काउंटर बैलेंस करेगा वो कर रहा था एक वेट, एंड सेकंड इज द फ्रिक्शन। ओके, बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है ही नहीं। इतना वेट नहीं होता है व्हीकल का कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर ले। तो वो तो चीज नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है कि जो रोड का हमारा सरफेस है, जो हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका जो सरफेस है उस रोड का, उस सरफेस को इस तरीके से इंक्लाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, कि उस सरफेस पर जब व्हीकल मूव करेगी, जब व्हीकल उस सरफेस पर मूव करेगी तो वहां पर उस सरफेस पर सारे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। दैट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा काउंटर बैलेंस हो जाए। तो हमने उसी सरफेस को एक इंक्लाइन के साथ रखा है, और वो जो इंक्लिनेशन है उसे कहते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन इज नथिंग बट द ट्रांसवर्स स्लोप। डेफिनेशन लिख देनी है, चलो लिख देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं। सुपर एलिवेशन, इट इज नथिंग, it is the transverse slope provided to the pavement in order to counterbalance the centrifugal force. In order to counterbalance the centrifugal force. ओके, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर ले। ठीक ठीक, तो ये हो गई डेफिनेशन। बट अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास एरिया नहीं है उतना, तो हम क्या करेंगे? तो आईआरसी ने एक चीज बताई थी। आईआरसी क्या बोलता है फिर से कि अंडर एनी कंडीशन the super elevation should not be less than the camber। समझ में आया? अब should not be less than camber। अब समझ में आ गया होगा कि सुपर एलिवेशन क्या है ना? सुपर एलिवेशन भी एक स्लोप है।
वही तो हमने कैलकुलेट किया है। ये हमारा रोड था पहले, उसको इंक्लाइन कर दिया, ये हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया, यही तो स्लोप है। कैम्बर क्या होता था? कैम्बर भी तो स्लोप ही होता था ना, बताया था ना मैंने। कैम्बर क्या है? कैम्बर एक ट्रांसफर स्लोप होता था जो हम पेमेंट के लिए देते थे। क्यों देते थे? इन ऑर्डर टू ड्रेन द वाटर फ्रॉम द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। ओके, तो ये वही है। थोड़ा सा जब कैम्बर प्रोवाइड करते उसे थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते, तब हमने ये कंसीडर नहीं किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। बट अब एलिवेशन भी प्रोवाइड करते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमने अब कंसीडर कर लिया कि सुपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे काउंटर बैलेंस करना है। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। तो डिजाइन कैसे करना है सुपर एलिवेशन का वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। ओके, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जो मैंने एक फॉर्मूला अभी डिराइव किया है वो क्या है? E प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक, यहाँ पर V क्या है? डिजाइन स्पीड है। ओके, जब हम हाईवे डिजाइन करते हैं तो उसे डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं, है कि नहीं? क्या ये पॉसिबल है कि सारी व्हीकल डिजाइन स्पीड से मूव करेगी? यहाँ पर आ जाओ, जो फर्स्ट डायग्राम है हमारी। तो ये जो व्हीकल है, क्या पॉसिबल है ये कि सारी ये तो व्हीकल, मान लो कि ये व्हीकल कर रही है डिजाइन स्पीड से मूव, ये तो निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में इसके डिजाइन स्पीड को कंसीडर करके, जो मान लो कि ये जो व्हीकल है v स्पीड से मूव कर रही है, ठीक, ये तो मूव कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि हमने जो सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड, ये जो डिजाइन स्पीड है v, उसके लिए कैलकुलेट किया है ना। बट ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है कि सारी व्हीकल डिजाइन स्पीड से ही मूव करेगी। इंडिया में ही देख लो, कुछ व्हीकल डिजाइन स्पीड के जो डिजाइन स्पीड है उससे ज्यादा की स्पीड से मूव करती है, और कुछ व्हीकल उससे भी कम से मूव करती है। जो ज्यादा वाली मूव करती है ज्यादा स्पीड से, वो क्या कर जाएगी? वो टॉपल कर जाएगी। ओके, ओवरटर्न कर जाएगी। क्यों ओवरटर्न कर जाएगी? क्योंकि उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। बट हमने एलिवेशन जो फाइंड आउट कर रखा है वो डिजाइन स्पीड को कंसीडर करके कर रखा है। बट अगर कोई व्हीकल उस डिजाइन स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है तो वो ओवरटर्न कर जाएगी, है ना। समझ में आ गया? सेकंड थिंग, जो व्हीकल्स इस डिजाइन स्पीड से कम स्पीड से चल रही है वो तो नीचे चली जाएगी, इस साइड आ जाएगी ना वो। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये जो वाला फोर्स है वो ज्यादा होगा, तो वो इस साइड आ जाएगी। क्लियर? ठीक। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो सुपर एलिवेशन हमने कैलकुलेट किया है किसे कंसीडर करके? डिजाइन स्पीड को कंसीडर करके। ओके, तो वो मुझे चेक करना होगा। कैसे चेक करना है? बाय अप्लाइंग द, जो हमारी इंडिया में नॉर्मली ट्रैफिक है। इंडिया में कौन सी नॉर्मली ट्रैफिक है? हमारी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है। जो ट्रैफिक है पूरी इंडिया में वो क्या है? मिक्स ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सारे व्हीकल मूव कर रही है, उसे बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। ठीक, तो यही चीज है। सबसे पहले जो हमारी स्टेप आएगी डिजाइन में वो आएगी कैलकुलेट 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 E for mixed traffic condition। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अब ये मिक्स ट्रैफिक कंडीशन क्या होता है? देखो, ये जो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन होता है, जब इसके लिए हम डिजाइन करेंगे तो हमारी जो डिजाइन स्पीड होगी v, वो होगी 75% ऑफ जो हम डिजाइन स्पीड यहाँ पर यूज कर रहे थे। इसे हम vd मान लेते हैं, और ये जो v है वो डिजाइन स्पीड है, एक्चुअल डिजाइन स्पीड। तो हमें डिजाइन स्पीड जो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में यूज करनी है वो करनी है 75% ऑफ द एक्चुअल डिजाइन स्पीड। ओके, ये हो गए मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का मतलब। ओके, सेकंड थिंग क्या है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में? जो फ्रिक्शन है, लैटरल फ्रिक्शन, उसे हमें जीरो कंसीडर करना है, वो है ही नहीं ऐसे मानना है, और कैलकुलेट करना है ई की वैल्यू। ठीक ठीक, तो स्टेप फर्स्ट में क्या है हमारा?
हमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जो डिजाइन स्पीड हमें यूज करना है वो 75% यूज करना है। ओके ठीक, और जो फ्रिक्शन होगा लैटरल उसे 0 कंसीडर करना है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यही इक्वेशन यूज करेंगे। देखो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करो। ई कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो उसे लिख लेते हैं ई कैलकुलेट। एफ तो 0 है क्योंकि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके तो एफ 0 है। वीडी क्या होगा यहाँ पर 0.75 ऑफ वी। 75% मतलब क्या 0.75 ऑफ वी, तो ये हो गया 0.75 वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर। ओके तो यहाँ से जो ई कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ठीक ओके अब यहाँ से मैं क्या करूंगा ई कैलकुलेटेड वैल्यू जो सुपर एलिवेशन है वो कैलकुलेट कर लूंगा। बट यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताई कि आईआरसी ने कुछ वैल्यूज रिकमेंड कर रखी थी ये वाली, है ना। तो मुझे चेक करना होगा कि जो मैंने सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया है क्या वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो चलो देखते हैं। अगर मैं कहूं इफ ई कैलकुलेटेड इज लेस देन, जब मेरा ई कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल्स टू ई मैक्स है। ई मैक्स क्या है जो आईआरसी ने वैल्यूज रिकमेंड कर रखी है। फॉर प्लेन एरिया इट इज 7%, फॉर हिली एरिया इट इज 10% एंड फॉर अर्बन एरिया इट इज 4%। ठीक तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ई कैलकुलेटेड जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है वो लेस देन इक्वल्स टू ई मैक्स है तो हम प्रोवाइड कर देंगे ई कैलकुलेटेड। ओके देन प्रोवाइड ई कैलकुलेटेड। ओके बट सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इफ ई कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन ई मैक्स, जब कैलकुलेट जो ई कैलकुलेट मैंने यहाँ पर किया है, जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो अगर ज्यादा हो जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है, तो क्या करना है हमें प्रोवाइड करना है देन प्रोवाइड ई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ई मैक्स एंड proceed for the further step, proceed for next step। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप को मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो हमने जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन थी वो प्रोवाइड कर दी। क्यों करी, क्योंकि यहां से जब मैं सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करा था वो सफिशिएंट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो आईआरसी ने वैल्यूज रिकमेंड करी है वो उससे ज्यादा आ रहा था। दैट मीन्स सुपर एलिवेशन हम ज्यादा तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, जितनी वैल्यूज हमें रिकमेंड करी गई है उतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक तो मैंने क्या करा, मान लो कि यहाँ पर 8% आ रहा था ई कैलकुलेटेड। ओके बट फॉर प्लेन एरिया की अगर मैं बात करूं तो जो ई मैक्स है वो होता है 7%, है ना, वो होता है 7%। ओके तो यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने कैलकुलेट करा है ये वैल्यू ग्रेटर है 7 से, है ना। मतलब मुझे 1% जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो स्पीड है वो ज्यादा है। ठीक तो वो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब सेकंड जो बंदा है, मतलब सेकंड जो पैरामीटर है हमारा क्या है, फ्रिक्शन, लैटरल फ्रिक्शन, उसे बुलाना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी चीज समझो, हमारे पास ये दो लोग है E प्लस एफ, वो दोनों मिलके इस स्पीड की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर डेवलप होगा उस कर्व पर, उसे वो बैलेंस करेंगे। कौन करेगा, ये दो लोग। ओके मैंने सबसे पहले क्या करा, इस ई को भेजा, इस ई को मैंने भेज दिया। ठीक फिर मैंने ई की पावर कैलकुलेट करी, ये जो बंदा है ई वाला इसकी पावर मैंने कैलकुलेट करी। पावर कैसे कैलकुलेट करी, मैंने मान लिया कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, उसमें मैं क्या कंसीडर करूंगा, जो डिजाइन स्पीड है वो 75% यहाँ पर कंसीडर करूंगा मैं। ठीक नेक्स्ट क्या कंसीडर करूंगा, यहाँ पर तो ई ही आया है ना, तो ये मैं 0 कंसीडर कर लूंगा। दैट मीन्स मैं सिर्फ इस ई को ही भेजा हूं अभी,
ये जो ई बंदा है यही अकेला आया है यहाँ पर उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, उस इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए। ठीक, तो मैंने यहाँ से ई कैलकुलेट कर लिया। अब ई कैलकुलेट कर लिया तो ई की पावर कितनी आई, 8%। बट आईआरसी जो है, जो उनका हेड कोच है, वो क्या कह रहा है कि भैया आप 7% से ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसकी तो पावर ज्यादा है, 8% बोल रहा है ये कि मेरी पावर 8% है, बट कोच ने क्या बोला है, कोच ने बोला है कि मुझे 7% ही यूज करना है। तो फिर ये क्या करेगा बेचारा, ये आएगा बोलेगा कि मैं 7% ही यूज करता हूँ, जो 1% बचा है वो 1% मैं दूसरे बंदे को बुला लेता हूँ। ठीक, तो मैंने यही कहा है इस स्टेटमेंट में। ई कैलकुलेटेड यहाँ पर देखो ग्रेटर आई है, तो मैंने क्या करा, ई कैलकुलेट अगर मेरी ग्रेटर है ई मैक्स से, तो कोच साहब क्या कहते हैं कि आप तो बड़े हो, मतलब आपकी जो पावर है 8% है, बट आप यूज 7% ही कर सकते हो। तो ई कैलकुलेट मैंने 7 के बराबर कर दिया। ठीक, फिर मैंने क्या कहा कि मैं 7% ले लूंगा, बाकी जो है, बाकी अब मेरा जो सेकंड बंदा है वो आके उसे काउंटर बैलेंस करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप यही है, अब मुझे एफ की पावर कैलकुलेट करनी है। ई की तो देख ली हमने कि वो 8% उसकी पावर थी, बट वो 7% ही ले रहा है। ठीक, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ को कैलकुलेट करना है। तो एफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ई कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन ई मैक्स आ रहा, तो ई कैलकुलेट इज इक्वल टू ई मैक्स आ गया। तो मैं यहाँ पर ई मैक्स की वैल्यू यूज करूंगा, कहाँ पर, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें। ठीक, तो यहाँ पर मैं ई इज इक्वल टू ई मैक्स यूज करूंगा, उसकी मैक्सिमम पावर यूज कर रहा हूँ। ठीक, अब जो एफ की पावर कैलकुलेट करनी है ना हमें, तो यहाँ पर मैं एफ कैलकुलेट लिखूंगा इज इक्वल टू, ये आएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127r। ठीक, ठीक, यहाँ से एफ कैलकुलेट कर लेंगे। वो एफ कैलकुलेट जो आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127r माइनस ई मैक्स। क्लियर, ठीक, तो यहाँ से एफ कैलकुलेट जो हमें करना था वो कर लेंगे हम। तो फिर अब क्या है, इसकी भी तो एक कंडीशन है, ये जो एफ होता है लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 0.15 होता है। ठीक, इससे ज्यादा ये इसकी पावर यूज नहीं कर सकता। ठीक, तो अगर यहाँ पर भी दो कंडीशन आ जाती है, अब इफ एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इफ एफ कैलकुलेट इज लेस देन एफ मैक्स होगा, then provide the calculated value, है ना। f कैलकुलेटेड वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी होगी अगर वो f मैक्स से लेस है। ठीक, अगर नहीं है तो क्या करना है, if f calculated is greater than f max then provide f calculated is equal to f max and move to the next step and move to next step। क्यों किया मैंने ऐसे, देखो यहाँ पर भी मैं एक ऐसे ही जनरल एग्जांपल से समझा देता हूँ। यही एग्जांपल ले लेते हैं 8% एंड 7% वाला। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि ई कैलकुलेटेड जो था वो 8% आ रहा था, बट कोच ने कहा कि तुम 7% ही यूज कर सकते हो, तो उन्होंने अपनी पावर 7% कर ली, जो बाकी बची थी उसके लिए एफ को बुला लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर समझ लेते हैं, ई मैक्सिमम पावर अपनी 7% यूज कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, 7% यूज कर रहा है। बट अब एफ आया, एफ की वैल्यू, एफ की पावर मैंने कैलकुलेट करी, वो अगर बचा कितना है हमारा, 1% बचा है ना, 1% बचा है। तो यहाँ पर अब जो हमारे कोच साहब है वो क्या कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 1% ही कंज्यूम करना है, 1% ही आपके लिए है, वही आपको देखना है। ठीक, बट अगर मैं एफ की पावर कैलकुलेट करता हूं तो वो आती है 2%। सबसे पहले कम ले लेते हैं,
क्योंकि फर्स्ट कंडीशन भी तो समझ में आनी चाहिए ना क्या है। ठीक, ओके। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि एफ कैलकुलेटेड, जो हमने पावर कैलकुलेट करी है वो लेस देन एफ आए, मतलब यहाँ पर 1% अगर है वो आए आनी चाहिए 0.5%। अगर इतनी पावर मेरी आती है तो कोच साहब बोलेंगे ठीक है आप ले लेंगे, आपको ले लेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये तो ठीक था। ठीक, तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, एफ जो कैलकुलेट मैंने करा था उतना मैंने कैलकुलेटेड प्रोवाइड कर दिया। बट अगर ऐसे हो सेकंड कंडीशन में, ई मैक्स तो हमारा उतना ही रहेगा जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना 7%, है ना। ठीक, अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं एफ कैलकुलेट, वो अगर 2% आ जाती है तो क्या होगा, एफ तो हमारे पास 1% ही है, कोच साहब ने बोला है कि 1% ही लेना है ना। बट ये तो 1% से ही ज्यादा मांग रहा है, तो इसके पास तो है नहीं, इसने बोला कि 1% लेना है। तो फिर एफ कैलकुलेट क्या करेगा, भैया दे दो, चलो जितना मिले उतना ही ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, 1% ले लिया। ठीक, ओके। अब इन्होंने 1% तो ले लिया, बट हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2% के लिए, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये तो क्रिटिकल कंडीशन डेवलप हो गई, इसने तो 1% ले लिया, ई मैक्स ने भी 7% ले लिया। तो हमें क्या करना, अब जितनी मतलब क्रिटिकल कंडीशन के लिए तो हम रोड जो है हमारा डिजाइन नहीं कर सकते ना। क्रिटिकल कंडीशन के लिए हम अगर हम रोड डिजाइन करेंगे तो वो रिस्की हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश मैंने यहाँ पर एफ कैलकुलेट जो किया है वो कैलकुलेट कर लिया 1%, और ई मैक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, जो डिजाइन स्पीड थी, इस डिजाइन स्पीड के लिए इन दोनों ने सारी पावर अपनी लगा दी, सारा फोर्स काउंटर बैलेंस कर दिया। बट वो हो गई हमारी क्रिटिकल कंडीशन। किसके लिए हो गई थी क्रिटिकल कंडीशन, इस डिजाइन स्पीड के लिए, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस v को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, इससे अगर मैं ज्यादा से मूव करता हूं तो इसके पास तो 7% ही है और इसके पास 1% है, तो इससे ये जो v अगर बढ़ जाएगा तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा मुझे, है ना। इस e को भी बढ़ाना पड़ेगा और f को भी बढ़ाना पड़ेगा। बट क्या है कि इन दोनों ने 7% और 1% ले रखा है। ठीक, ये तो अब इंक्रीज एक बार अगर आप प्रोवाइड कर दिए सुपर एलिवेशन तो वो चेंज नहीं कर सकते ना, स्पीड तो चेंज हो जाएगी बट ई और एफ चेंज नहीं हो सकता। ठीक, ठीक, तो मुझे क्या करना है, ये जो क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है उससे मैं क्या करूंगा, इसकी डिजाइन स्पीड कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, आप डिजाइन स्पीड कैलकुलेट कर लूंगा। डिजाइन स्पीड कौन सी, जो फर्स्ट हमारी डिजाइन स्पीड हमने मानकर चला था कि ये हमारी डिजाइन स्पीड है, इस डिजाइन स्पीड के लिए हमने क्रिटिकल कंडीशन पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो मुझे क्या करना है, अब स्पीड को रिड्यूस कर देना है, स्पीड जो रिड्यूस करेंगे, ठीक, तो वही डिजाइन स्पीड मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, ई प्लस एफ, जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ई मैक्स एंड एफ मैक्स, इन दोनों को कंसीडर करके मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 r। इन दोनों की पूरी पावर कंसीडर करके जो भी मेरी डिजाइन स्पीड आ रही है, मैं वो डिजाइन स्पीड उस रोड पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर एक बोर्ड लगा दूंगा, बोलूंगा कि यहाँ से आप इतने स्पीड से मूव कर सकते हो, तो यहाँ से मुझे डिजाइन स्पीड मिल जाएगी। क्लियर, ठीक। तो ऐसे कुछ इस तरीके से डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन किया जाता है। ठीक, क्या क्या करना है फिर से बता देता हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट अभी डिराइव किया था वो था E प्लस एफ वी स्क्वायर अपॉन 127 r। ठीक, यहाँ पर हमारे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट इसकी वजह से हो रहा है ना, और जो बैलेंस करेंगे वो है E एंड F। ठीक, ठीक, तो E एंड F दो पैरामीटर है हमारे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करेंगे। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एक को क्या करना है, एक एक पैरामीटर को कंसीडर करना है, उसकी पावर देखना है कि वो कितना कैपेबल है। ठीक, अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एफ को बुलाएंगे, यही करना है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए मैंने ई कैलकुलेट कर लिया, तो वहां से ई कैलकुलेट आएगा मेरा वी स्क्वायर अपॉन 1225 r। यहाँ पर डिजाइन स्पीड क्या मानना है, 75% ऑफ v। ठीक, ठीक, तो
जो डिजाइन स्पीड है उसे 75% कंसिडर करके जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v²/225r। ठीक है, ठीक। अब ये ई कैलकुलेटेड वैल्यू जो IRC ने दे रखी है मैक्सिमम वैल्यू, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। अगर नहीं करता है तो हम वही प्रोवाइड कर देंगे, अगर करता है तो फिर हम कैलकुलेटेड वैल्यू मैक्सिमम के बराबर प्रोवाइड कर देंगे जो IRC ने रिकमेंड कर रखी है। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में जाके हम f कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से मैं f कैलकुलेट करूंगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, e max प्लस f कैलकुलेट इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय 127r। यहाँ से मुझे f कैलकुलेट मिल जाएगा। अब ये भी f कैलकुलेटेड जो है ये भी एक्सीड नहीं करना चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 0.15, तो इससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उतनी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और स्पीड जो है उसे रिड्यूस कर दूंगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें हम स्पीड को रिड्यूस कर देंगे। दैट मीन्स जो रिड्यूस्ड स्पीड है बाय कंसीडरिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड फ्री कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन, इन दोनों को कंसीडर करके जो हमारी स्पीड आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और रोडवे जो डिजाइन है सुपर एलिवेशन वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से सुपर एलिवेशन का डिजाइन करना होता है। क्लियर? ठीक, तो ये जो हमने पढ़ा है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है तो कुछ रोटेट करना होता है अपने सरफेस को विद रिस्पेक्ट टू एजेस। ये होगी इनर एज, ये हो गई आउटर एज और इसे बोलते हैं सेंट्रल एज और सेंट्रल लाइन। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या किया है कि इस सरफेस को रोटेट किया है, तो मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। तो हम सुपर एलिवेशन दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक फर्स्ट जो आता है वो आता है रोटेशन फ्रॉम इनर एज। इनर एज के अबाउट रोटेट करके भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं रोटेशन फ्रॉम इनर एज में क्या होगा और कैसे सुपर एलिवेशन वहां पर प्रोवाइड करना होता है। मान लो कि ये कोई लेवल रोड है, ठीक, इसको मुझे रोटेट करना है, ये मेरा इनर एज है और ये आउटर एज है। ठीक, इस आउटर एज को मुझे रेज करना है, तो अबाउट इनर एज की बात कर रहा हूं मैं, तो इस इनर एज के अबाउट मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे। ठीक, ये हो गया रेज्ड पोर्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x, मैं x मान लेता हूं उसे, और ये हो गया सुपर एलिवेशन थीटा, और ये हो गई रोड की विड्थ, पूरी विड्थ होगी ना इस रोड की ये। ठीक है, ठीक, अब मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है, दैट मींस सुपर एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू E इज इक्वल टू x बाय W। तो यहां से मैं E कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया कि x कितना है वो बताओ, तो मैं बता सकता हूं दिस x इज इक्वल टू W इंटू E। ठीक, ये जो रोटेशन फ्रॉम इनर एज मेथड है टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन, ये जनरली हाईवे में या रोडवे में बहुत ज्यादा यूज होता है। जनरली यही प्रीफरेबल है हाईवे में। ओके, हाईवे में प्रीफरेबल है। ठीक, नेक्स्ट मेथड है रोटेशन फ्रॉम सेंटर लाइन। रोटेशन फ्रॉम सेंटर लाइन, अभी मैंने बताया कि सेंटर लाइन कहां होती है, मिड में। मान लो कि ये हाईवे है, ठीक, इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसे रोटेट कर देता हूं। ठीक, ये होगा रेज पोर्शन विच इज x। क्लियर? अब ये सेंटर है, ये इनर एज है, ये आउटर एज है, तो टोटल विड्थ क्या है इस रोड की, वो है W। तो अगर मैं सेंटर से बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, W/2। ठीक, ये होगा थीटा। ऐसे तो थीटा फाइंड आउट करेंगे हम यहां से, tan थीटा इक्वल टू दिस tan थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय W/2, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस tan थीटा इज इक्वल टू E। तो अगर मुझे रेज पोर्शन फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ सेंटर लाइन रोटेशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, S इज इक्वल टू W इंटू E डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से आप रेज पोर्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। कब ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब रोटेशन फ्रॉम सेंटर लाइन हो। क्लियर?
ठीक, अगर रोटेशन फ्रॉम इनर एज होगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। जनरली जो हाईवे है, रोडवे है, उसमें रोटेशन फ्रॉम इनर एज यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द डिजाइन सुपर एलिवेशन। एंड इफ यू, अगर आप इसके बारे में देखोगे सेंटर लाइन के, तो ये जनरली ब्रिजेस में, जो ब्रिज होते हैं ना, उसमें ये मेथड यूज की जाती है। ये हाईवेज में क्यों नहीं यूज करते, जो हमारी हाईवेज होती है, रोडवेज होती है, उसमें क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ इस साइड पानी भर जाता है पूरा, तो यहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? ड्रेनेज प्रॉब्लम। Because of the drainage problem, this center line rotation we generally not preferred. We only preferred only inner edge rotation in the highway. Okay, सिर्फ हाईवे में हम इनर एज रोटेशन ही कंसिडर करते हैं, यही मेथड हम जनरली अडॉप्ट करते हैं। सेंटर लाइन में प्रॉब्लम याद रखना क्या होता है, ड्रेनेज हम यहाँ पर पानी भर जाता है, ड्रेनेज नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से सेंटर लाइन रोटेशन हम यूज नहीं करते। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सुपर एलिवेशन क्या है और उसे कैसे डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम वाइडनिंग, जो मैकेनिकल वाइडनिंग है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है, वो कैसे प्रोवाइड करना होता है और इन हिली एरिया ऑन द रोड, वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो आज हमने पढ़ाया है वो रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।